वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश फ्लिक्स पर। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जायसवाल और आज के इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10th इंग्लिश के सिंपल क्वेश्चन पेपर जो कि प्रैक्टिस के लिए दिया गया है उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। इसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे, आपके डू एज डायरेक्टेड को देखेंगे और भी जो आपके कम टाइम में जो क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे वो सभी हम कंप्लीट करेंगे। और जो आपका रिटर्न पार्ट है जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर लिखने होते हैं, नोटबुकिंग बनानी होती है, पिक्चर गाइड कंपोजिशन करने होते हैं, उनको पार्ट 2 में हम कंप्लीट कर लेंगे, यानी 2 ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। आप मेरे साथ बने रहिए। यहाँ पर ये आपको सारे क्वेश्चन सावधानीपूर्वक पढ़ना है, इंस्ट्रक्शन दी हुई है। टोटल क्वेश्चन कितना आएंगे 16, ये सब आप रीड कर लेंगे। वो 3 आवर्स आपके होते हैं और 75 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। 25 मार्क्स कहाँ गए आपके, वो आपके प्रोजेक्ट वगैरह के और आपके स्कूल लेवल पर आपके सर के द्वारा दिए जाएंगे। सेक्शन ये देखिए आप, इसमें रीडिंग में लिखा हुआ है, ये रीडिंग यानी आपको पढ़ना है, बस अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना है, आपको सभी आंसर इसमें मिल जाएंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी आपको इस पैसेज को जो कि दिया हुआ है इसको जो है सावधानीपूर्वक पढ़ना है। और नीचे दी गई ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी आपको ऐसे ABCD में जो आंसर दिए गए इनको आपको ढूंढ कर निकालना है। आप ऊपर रीड करेंगे और आपको आसानी से मिल जाएंगे। इनको सोल्व करने का सीधा सा तरीका है कि आप क्वेश्चन को रीड करो और उसके आंसर को उसमें फाइंड आउट करो। सेकंड आपका जो तरीका है, पहले इसको पूरा पढ़ो उसके बाद फाइंड आउट करो, तो वो कोई सेंस वाला नहीं है। आप आराम से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज फाउंड ऑफ, पूछा गया है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो किसके शौकीन थे। आप जो इसको पढ़ेंगे तो आपको आराम से मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए आप, डिस्कवर्ड दैट द स्टडी यंग मैन, यानी जो कठोर तगड़ा जो यंग मैन है फ्रॉम स्कॉटलैंड वाज ए फाइन शॉट अ वेरी गुड स्विमर, और ये अच्छा स्विमर है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ये किस चीज़ के शौकीन है, स्विमिंग के शौकीन है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा कि स्वाम करते, तैराकी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही हैड टू वर्क टू अर्न हिज लिविंग व्हेन ही वाज, अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि उनको कार्य करना पड़ा था उनके जीवन यापन करने के लिए जब वो कितने वर्ष के थे। तो स्टार्टिंग में 16 ईयर लिखा है, आपने यदि देखा होगा अभी यहाँ पर लिखा है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज 16, है ना। और आपको थोड़ा सा घुमा के दिया गया है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि टीन्स, इसका मतलब था किशोरावस्था, हिज 20s, यानी जब वो 20 की उम्र के आसपास थे तब। तो आप सभी जानते हैं कि 13 या फिर 12 से लेकर जो 17 तक की एज होती है ये आपकी टीन एज होती है। तो जो 16 की एज में उन्होंने अपनी लिविंग के लिए जो है कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, तो आएगा हिज टीन्स। ये 30s का मतलब वही 30 के आसपास, 40 यानी 40 के आसपास, और 20 यानी 20 के आसपास। तो 16 यानी वो टीन्स में आ जाएगा। तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको समझना है कि टीन्स में 12 से लेकर 70 ईयर तक की एज वाले बच्चे आ जाते हैं। व्हाट इन्फ्लुएंस्ड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स डिसीजन टू लीव हिज जॉब एट द शिपिंग ऑफिस, अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब काम कर रहे थे उनके 16 की एज में, तब वो शिपिंग ऑफिस में काम कर रहे थे, लेकिन उनका एक डिसीजन था कि उन्होंने इसको लीव कर दिया। तो किसने, क्या ऐसा हुआ जो वो प्रभावित हुए या इन्फ्लुएंस्ड हुए। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, ये आपको कहाँ से मिलेंगे, देखो। अब जब सेकंड लाइन में देखेंगे, जस्ट आफ्टर वर्ड, ठीक इसके बाद रिलेटिव डाइड, एक उनके परिजन की मृत्यु हो जाती है। लिविंग हिम अ स्मॉल बट यूजफुल सम ऑफ मनी, तो वो कुछ कम पैसा जो इनके लिए छोड़ के जाते हैं, जो कि थोड़ा इनके काम आ सकता है, लेकिन अमाउंट कितना होता है, कम होता है, वसीयत कम होती है। हिज ब्रदर, इनके भाई, उनका नाम क्या है, थॉमस, एडवाइज्ड हिम टू गिव अप द जॉब, वो उनको सलाह देते हैं कि तुम्हें जॉब को छोड़ देना है। तो कारण क्या था, अनइंटरेस्टिंग तो पहले से थी इनके लिए जॉब, जो शिपिंग वाली थी लंदन में जॉब, इसको इन्होंने छोड़ा। तो क्यों छोड़ा था, क्योंकि इनके रिलेटिव जिनके पास ये रह रहे थे वो गुजर चुके थे और कुछ ही अमाउंट या वसीयत छोड़ कर गए थे। और साथ में भाई ने भी सलाह दे दी कि छोड़ देना चाहिए तुम्हें, और अपना इंटरेस्ट किस में लगाना चाहिए, उन्होंने कहा कि मेडिसिन वाली फील्ड में लगाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन क्या है, डिजायर फॉर एडवेंचर, वो एडवेंचर की इच्छा थी उनकी, कुछ जोखिम भरे काम करना चाहते थे, नहीं ऐसा नहीं। रिलेटिव से डेथ, हाँ उनके जो परिवार या परिजन की किसी की मृत्यु हो गई थी। एंड इनहेरिटेंस, और जो वसीयत थी उसके कारण वो स्मॉल थी, तो सोचा कि इसमें तो कुछ होने वाला नहीं है। प्रेशर फ्रॉम हिज फ्रेंड, अगर ब्रदर का होता तो मानते कि उनके ब्रदर ने उनको कहा था, एडवाइस दी थी, तो यहाँ फ्रेंड का तो होगा नहीं। देन डिसइंटरेस्ट इन द शिपिंग इंडस्ट्री, शिपिंग इंडस्ट्री में उनको डिसइंटरेस्ट था, लेकिन वो काम कर रहे थे, लेकिन क्यों इन्फ्लुएंस्ड हुए, क्योंकि ये डेथ हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। व्हाट डज अनइंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग मीन्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की जॉब के लिए जो कि शिपिंग ऑफिस में थी, उसके लिए वो अनइंटरेस्टिंग थे, यानी उनको रुचि नहीं थी। तो इसके लिए आपको इसका मतलब बताना है कि कौन सा शब्द जो फुलफिल करता है इसके मतलब को।
तो बोरिंग का मतलब होता है वही अनइंटरेस्टिंग, जिसमें रुचि ना हो, वो कैसा लगता है, बोरिंग, तो यही से हो जाएगा। एक्साइटिंग, काफ़ी उत्साहजनक, नहीं। चैलेंजिंग, बिल्कुल नहीं। रिवार्डिंग, जिसमें आपको उपहार या रिवार्ड दी जाए, नहीं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बोरिंग से हो जाएगा। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ज्वाइन फॉर हिज मेडिसिन ट्रेनिंग, तो यहीं पर आपको देखिए मिल जाएगा, बस आपको ढूंढने हैं। सो ही ज्वाइंड सेंट मैरीज हॉस्पिटल स्कूल, बस ये आपका आंसर हो गया, सेंट मैरी हॉस्पिटल स्कूल। तो ये थॉमस हॉस्पिटल, लंदन हॉस्पिटल, या फिर ये सब गलत हो जाएंगे और यहाँ पर सेंट मैरीज हॉस्पिटल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके पैराग्राफ में सिर्फ आपको क्वेश्चन को रीड करना है और उसी लाइन को आपके पैसेज में आपको ढूंढना है। इसी तरीके से आपके अनसीन पैसेज सॉल्व होते हैं। एक और आपका दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये वेजिटेबल ऑयल के बारे में बताया गया, उसके महत्व के बारे में बताया गया, कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं। इसमें ये भी बताया आगे कि जो है नो हाउस होल्ड कैन गेट ऑन विदाउट इट, यानी कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पर वेजिटेबल ऑयल नहीं होगा, क्योंकि उससे हम सब्जी बनाते हैं। परफ्यूम मे बी मेड फ्राम द ऑयल्स एंड सर्टेन फ्लावर्स, तो परफ्यूम जो है बनते हैं किससे, इसी ऑयल से, और फूलों से भी। सोप्स यानी साबुन भी बनती है, तो सारा इसके बारे में बताया गया है। तो हम इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट रीड करते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज ऑफ वेजिटेबल ऑयल, जो प्रमुख उपयोग है वेजिटेबल ऑयल का वो क्या है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। परफ्यूम बनाना, इल्यूमिनेशन या सोप प्रोडक्शन, तो ये भी तो होता ही है सब, लेकिन मेन क्या है, कोई भी घर जो है कुकिंग ऑयल या फिर वेजिटेबल ऑयल के बिना नहीं होता है, इसका मतलब कुकिंग में इसका जो है प्राइमरी यूज है। विच टाइप ऑफ ऑयल ऑफन रेफर टू बाय पॉलिटिशियंस एंड इंजीनियर्स, जो पॉलिटिशियन होते हैं, इंजीनियर होते हैं, इनके द्वारा किस तरह के ऑयल को जो है वो रेफर किया जाता है। तो यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल, एनिमल ऑयल, मिनरल ऑयल या फ्लावर ऑयल। तो पॉलिटिशियन और इंजीनियर ये काम करते हैं या अपने देश की प्रोग्रेस के लिए काम करवाते हैं, तो ये खनिज जो मिनरल ऑयल होता है उस पर फोकस्ड करते हैं। ये इस पैसेज में आपको मिल जाएगा कि मिनरल ऑयल देखते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ, क्वेश्चन को देखना और आपको आराम से आंसर मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पॉलिटिशियन एंड इंजीनियर रेफर टू द ऑयल, ये ऑलमोस्ट ऑलवेज मीन्स मिनरल ऑयल। यहाँ पर इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है, जो भी आप ढूंढेंगे आपको मिल जाएंगे। आपको अपोजिट या सिनोनियम, एंटोनियम यही है जो आपको मन से करने हैं। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं 3rd नंबर वाले क्वेश्चन पर। द मिनरल ऑयल व्हेन रिफाइंड इनटू पेट्रोल, यानी जो खनिज तेल होता है उसको रिफाइन करके पेट्रोल बनाया जाता है। हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ, तो इस किस तरह से विकास में योगदान करता है। तो किसके विकास में योगदान करता है, तो वहाँ पर आप जब रीड करेंगे तो कुकिंग टेक्निक में नहीं करता है, प्राइवेट कैरेज में भी नहीं करता है, सब आपको थोड़ा लगेगा कि यहाँ पर दिए हुए हैं। और सोप प्रोडक्शन में भी नहीं करता है, जो मोटर कार्स है, जब पेट्रोल बनेगा तो मोटर कार्स का जो डेवलपमेंट होगा वो होगा। 4th वाला देखिए, हाउ हैज मिनरल ऑयल चेंज द मेथड ऑफ वारफेयर ऑन लैंड एंड सी, जो युद्ध होते हैं लैंड पर यानी ज़मीन पर और समुद्र में, उसको किस तरह से मिनरल ऑयल ने चेंज किया है, कैसे चेंज किया है। बाय इन्हेंसिंग कुकिंग मेथड, यानी जो पकाने के जो तरीके हैं उनको बढ़ावा देकर, तो युद्ध वाली बात पकाने से संबंधित नहीं होती है। बाय रिप्लेसिंग हॉर्स विथ मोटर कार्स, तो कुछ गाड़ियाँ होती है जो घोड़ा गाड़ी होती है उनको रिप्लेस कर दिया, तो मोटर कार से नहीं, इससे भी नहीं, यहाँ युद्ध की बात हो रही है। बाय फ्यूलिंग टैंक्स, जो टैंक्स होते हैं, एयरप्लेन्स होते हैं और वारशिप होते हैं, जैसे युद्ध लड़ जाते हैं, उनको फ्यूल करते हैं किससे, मिनरल ऑयल के द्वारा। तो इससे जो है भूमि पर और सी पर वार करने के तरीकों में परिवर्तन आया है। तो मिनरल ऑयल ने क्या बदला है, इनके जो तरीके हैं, मतलब किसमें फ्यूल किया जाता है इनको, टैंक में, एयरप्लेन में और वारशिप में। ये बाकी इम्प्रूविंग, सोपिंग प्रोडक्शन ये सब नहीं होंगे। 5th वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डू मेनी बिग शिप्स नाउ बर्न ऑयल इंस्टेड ऑफ कोल। कई ऐसे बड़े शिप्स हैं जो कि क्या करते हैं, कोल के बजाय ऑयल को बर्न करते हैं। यानी पहले कोयले से सारी चीज़ें चलती थी, ट्रेन वगैरह सब, अब किसका यूज़ किया जा रहा है, मान लो अब जो है बर्न ऑयल यानी जो मिनरल ऑयल है उसका यूज़ किया जाता है, या जो भी ऑयल, डीजल, पेट्रोल का यूज़ करते हैं हम वाहनों को चलाने के लिए। ऐसा क्यों है, बिकॉज इट इज़ मोर रेडिली अवेलेबल, यह आपको आसानी से मिल जाते हैं। बिकॉज इट इज़ ब्राइटर, क्योंकि यह ज़्यादा ब्राइटर है, या फिर यह सबसे सुपीरियर, सबसे अच्छा फ्यूल है। बिकॉज इट इज़ यूज्ड फॉर ल्यूब्रिकेशन, क्योंकि इसका उपयोग ल्यूब्रिकेशन के लिए किया जाता है। तो आपको सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। अब इसमें आप कन्फ्यूज हो सकते हो क्योंकि इसमें सभी दिए हुए हैं। आप यहाँ पर रीड करेंगे तो आपको इसमें सभी आंसर मिल जाएंगे, जैसे कि बिकॉज इट इज बर्न ब्राइटली, इल्यूमिनेशन, मेनी बिग शिप्स नाउ बर्न इंस्टेड ऑफ कोल, ये तो लिखा ही है जो हमें देखना है। तो इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन सम वे, इट इज़ सुपीरियर टू कोल इन दिस रिस्पेक्ट, तो यह सुपीरियर है सबसे।
ये आंसर है, क्योंकि आपको जब सारे आंसर मिलने लगे तो फिर आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है। तो आपको सही मिल जाएगा यहाँ पर, जैसे स्लिपरी है, एक और दिख रहा है बिकॉज इट इज़ वेरी स्लिपरी, इट इज़ यूज्ड फॉर ल्यूब्रिकेशन। तो ये 4 के 4 ही ऑप्शन उसमें हैं, लेकिन इन सब के ऊपर यहाँ पर लिखा है कि सुपीरियर है, किससे? कोल से। इसलिए हमने बताया कि ये कैसा फ्यूल है? सुपीरियर फ्यूल है। इसलिए आपका आंसर इसमें हो जाएगा बिकॉज इट इज़ ए सुपीरियर फ्यूल। बाकी ये सभी भी उसमें मिल रहे हैं, लेकिन आप सभी आंसर नहीं कर सकते ना, आपको एक लगाना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्लाई अ सुटेबल टाइटल। आपको इसकी नोट मेकिंग बनानी है। नोट मेकिंग बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है कि आप कैसे बना सकते हैं। इसमें आपको समरी नहीं बनानी है, ये 4 मार्क्स का आता है, वहाँ पर लिखा हुआ है। आपका 1 मार्क्स जो है वो टाइटल का है, और बाकी आपके जो 3 मार्क्स है वो किसके? नोट्स बनाने के हैं। तो नोट्स और टाइटल कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं बता चुका हूँ, लेकिन आप यहाँ पर बार बार इसको रीड करेंगे तो आपको यहाँ वेकेशन की बात हो रही है। देन आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर हेल्प यू इनहेंस द एडवेंचर स्ट्रीक इन यू, बीच, हॉलीडे, आपको कहीं ना कहीं इसमें हॉलीडे दिखेगा हर जगह बार बार। इन्वॉल्व बुकिंग बाई ट्रेन, हॉलीडे पर जाते हैं तो डेस्टिनेशन ग्रेटेस्ट हॉलीडेज, तो जहाँ भी आप देखेंगे आपको हॉलीडे दिखेगा। तो यहाँ पर हॉलीडेज़ के बारे में ये आपका इसका जो टाइटल है, तो टाइटल में आप क्या लिखेंगे? हॉलीडे। हॉलीडेज़ का टाइटल हो जाएगा हॉलीडे। इसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे तो वर्क, इस वाले पैराग्राफ में जिम, हेड आउट द वाटर फॉर रिवर एक्सरसाइज, तो यहाँ पर जिम के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में बताया गया है। तो आप हॉलीडे एंड एक्सरसाइज भी इसमें कर सकते हैं, तो दोनों सही रहेगा आपका टाइटल। नोट्स कैसे बनाने वीडियो देख सकते हैं, मैं आई बटन लगा दूंगा, या फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इसके नोट मेकिंग बनाकर हम लेके आएंगे। देन इसको समझिए। सेक्शन बी में आपको दिया हुआ है यू आर निशी स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना। तो आपको जो है जब आप लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, तो आप टू द प्रिंसिपल लिखेंगे तो आपके स्कूल का नाम गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना ही होना चाहिए। इसी बात के आपको नंबर मिलते हैं। देन आपसे कहा गया है रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। बुक बैंक से आपको जो है बुक्स इशू करवानी है, इसलिए आपको ये एप्लीकेशन लिखना है। या फिर आपका नाम है दीपक या दीप्ति, तो लड़की है तो दीप्ति लिखेंगे, और यदि आप लड़के हो तो दीपक लिखेंगे। 843 गुलमोहर कॉलोनी भोपाल, ये आपका एड्रेस है जो कि स्टार्टिंग में आएगा। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को एक लेटर लिखना है। इन्वाइटिंग हिम हर टू अटेंड योर यंगर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी, आपके छोटे भाई की बर्थडे पार्टी में आपको जो है अपने दोस्त को इन्वाइट करना है। तो इसलिए आपको एक इनफॉर्मल लेटर लिखना है, या तो आप ये लिखिए या फिर एक एप्लीकेशन लिखिए जिसमें आप यूवर्स ओबीडियंटली करके क्या लिखेंगे? नीसी लिखेंगे। तो दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते थे। ये दोनों एप्लीकेशन भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब यहाँ देखिए 150 वर्ड्स में आपको राइट एन एस है, यानी आपको निबंध लिखना है इनमें से किसी एक टॉपिक पर, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। इसके अथवा में क्या दिया आपको? आर्टिकल राइटिंग दिया हुआ है। या तो आप एक पैराग्राफ लिखो या फिर आप पूरा निबंध लिखो। पैराग्राफ राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग में आपको कम लिखना होता है, इनमें आपको कम लिखना होता है। तो या तो आप इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ऑनलाइन टीचिंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फोन्स, इस पर लिखो जो कि आपका 150 वर्ड्स में रहेगा। यहाँ पर 150 वर्ड्स में लिखना है। इसमें आपके कोई पॉइंट्स नहीं रहेंगे, इसमें पॉइंट्स रहेंगे। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आप वंडर ऑफ साइंस का निबंध लिखते हैं, या फिर आपको इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट एंड गेम्स, डिसिप्लिन स्टूडेंट्स लाइफ एंड इंडियन फेस्टिवल, इसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको ऐसे वाला एक जो है प्ले लिस्ट मिल जाएगी, उस प्ले लिस्ट में सारे आपको निबंध मिल जाएंगे। अब यहाँ पर होता है पिक्चर गाइड कंपोजिशन। पिक्चर को देखकर, यानी पिक्चर ही आपको गाइड करती है। जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, इस टॉपिक पर हमें लिखना है। पेड़ हमें क्या देते हैं? रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, ये हटाते हैं। रिड्यूस इरोजन, जो मिट्टी का जो है चरण उसको रोकते हैं। प्रोवाइड फ्रूट देते हैं, मेडिसिन देते हैं। कूल आवर हाउस, हमारे घर को ठंडा रखते हैं। एड ऑक्सीजन, प्रिवेंट्स फ्लडिंग, बाढ़ को जो है रोकते हैं। प्लांट ए ट्री, एक पेड़ों को लगाओ। सेव अवर अर्थ, और हमारी पृथ्वी को बचाओ। इस पेड़ से आपको कुछ गाइडेंस मिलता है कि पेड़ जो है इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, और इसीलिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो, इस पिक्चर के आधार पर राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ। जो 3 मार्क्स का है उसको 75 वर्ड्स में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन में पैराग्राफ राइटिंग कैसे करना है इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, लेकिन मैंने कहा था कि राइटिंग वाले जितने वर्क है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो उसमें इनकी सबकी जो है मैं राइटिंग वाला कंप्लीट करके लेके आऊँगा। अब आपके पास यहाँ पर आया था सेक्शन सी जो कि ग्रामर का होता है, और आपकी 10 मार्क्स की ग्रामर आती है। 5 मार्क्स आपके फिल इन द ब्लैंक्स के होते हैं, और 5 मार्क्स आपके टेंस, एक्टिवाइज, पैसिवाइज, सिर्फ लेस, नरेशन वगैरह जो भी होते हैं उनके। तो आपको कोई 5 यहाँ पर करने, हम सभी करेंगे। हरी आप जल्दी कीजिए। वी हैवंट गोट टाइम, हमारे पास टाइम नहीं है। तो यहाँ मेनी है, लिटिल है और मच है।
आप सभी जानते हैं जो टाइम होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसको हम गिन नहीं सकते। तो आपका मेनी काउंटेबल में आता है। लिटिल यानी थोड़ा समय, हमारे पास कैसा समय है, थोड़ा समय है। देखिए जल्दी कीजिए, हमारे पास समय कम है, तो पहले बोल दे कि हमारे पास समय कैसा है, कम है, जल्दी कीजिए, तो थोड़ा नहीं आएगा। मच टाइम यानी हमारे पास जो ज़्यादा समय नहीं है। हम ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हम ऐसा नहीं कहते कि हमारे पास थोड़ा समय नहीं है। हम ऐसा बोलते हैं जल्दी कीजिए, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। तो मच का मतलब होता है पर्याप्त या फिर अधिक या ज़्यादा, तो मच आ जाएगा। मेनी काउंटेबल में आता है। और लिटिल नहीं लगाएं क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है। तो हम ऐसा कभी नहीं बोलते कि जल्दी कीजिए, हमारे पास थोड़ा समय है। हम ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास अधिक समय नहीं है। अगला देखिए, एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, प्रत्येक साल हज़ारों लोग मरते हैं कैंसर से। यहाँ पर आपके पास प्रीपोजिशन है फ्रॉम, ऑफ और टू। जब भी किसी बीमारी का नाम आएगा और कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, कैंसर है, टीबी या एड्स है, जो भी है, तो उसमें आप ऑफ लगाएंगे। फिक्स प्रीपोजिशन लेता है डाई अपने बाद में। माई फादर इज अ टीचर, तो यहाँ पर टीचर कैसे, रिटायर, रिटायरिंग या फिर रिटायर्ड। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये प्रेजेंट का कंटिन्यूस है, तो हम इसमें रिटायरिंग लगा देंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप, मेरे पिताजी जो है वो रिटायरिंग टीचर है, यानी वो रिटायर हो ही रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, मेरे पिताजी जो है वो रिटायर्ड टीचर है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ये थर्ड से हो जाएगा, क्योंकि पैसिव का काम कर रहा है यहाँ पर कि मेरे पिताजी जो सेवानिवृत्त टीचर है वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, बार बार नहीं होंगे, तो रिटायर्ड टीचर। वी वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेस, भीड़ भरी जगहों पर हमें मास्क पहनना चाहिए। तो ये एक सजेशन है, सलाह है, एडवाइस है। तो यूज्ड यानी मैं ऐसा किया करता था, यूज्ड के साथ टू आता है, आउट के साथ भी टू आता है, तो इनके साथ ये है नहीं, और यहाँ पर भी टू है नहीं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है सजेशन या सलाह के लिए, शुड। तो यहाँ पर आपका शुड आ जाएगा। ही इज एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज, वह एक अमेरिकन है। यहाँ पर उच्चारण अ से हो रहा है, यानी स्वर वोवेल आ रहा है, तो आर्टिकल एन सही है। और उसकी पत्नी यूरोपियन है, और ये यहाँ पर यूरोपियन में आप यू ऐसे लिखते हैं, यू। और ये आपका व्यंजन है, जो कि हिंदी के साउंड से हम आर्टिकल लगाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा अ यूरोपियन। आपको इंग्लिश के जो है ये वोवेल नहीं देखना है, ए, ई, आई, ओ, यू, इनको आपको नहीं देखना है, आपको हिंदी के उच्चारण से चलना है। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। आई एम इल, मैं बीमार हूँ, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। और मैं बीमार हूँ, इसलिए बीमार हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिकॉज। मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो इनको लगा के देखना है आपको। आई ऑफन गो टू मुंबई, मैं अक्सर कहाँ जाता हूँ, मुंबई जाता हूँ। इज़ द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, जो कि कमर्शियल कैपिटल है इंडिया की। तो यहाँ पर मुंबई की बात की जा रही है, इसके बारे में हमें एक ऐसी क्लास लगानी जो इसको बताए कि मैं अक्सर मुंबई जाता हूँ, जो कि कमर्शियल कैपिटल है इंडिया की। ये लगता है लिविंग के लिए। अब आप मुझे बताओ, मुंबई कोई लिविंग तो है नहीं जिसमें कि जान है, तो ये नहीं आएगा। वेयर किसी जगह के लिए होता है कि मैं उस जगह पर जा रहा हूँ, वेयर, तो वेयर लगाते नहीं। मैं अक्सर मुंबई जाता हूँ, जो क्या है, कमर्शियल कैपिटल है, तो जो के लिए विच, जो कि नॉन लिविंग के साथ आता है। किसके साथ आता है, नॉन लिविंग के लिए, गार्डन, मुंबई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा विच। तो ये आपके होगा फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद हम देखते हैं आपके डू एज डायरेक्टेड। इसमें यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। यहाँ पर भी आपको जैसा निर्देश दिया गया है वैसे ही इनको कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ देखिए, मोहित इज़ वेरी वीक, मोहित जो है बहुत कमज़ोर है। ही कैन नॉट वॉक ईजीली, इसलिए वह आसानी से नहीं टहल सकता, नहीं चल सकता। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, आपको सेंटेंस को कंबाइन करना है सो दैट का यूज़ करके। तो कैसे करेंगे, सो दैट वाला एक सेपरेट वीडियो बना रखा है मैंने, लेकिन ये बहुत सिंपल होता है। इसमें जो वेरी होता है या वेरी यहाँ पर ना भी हो, तो उसकी यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, सो लगा देंगे। तो ये कैसा बन जाएगा आपका, मोहित इज सो वीक। देन ये फुल स्टॉप हटाएंगे और लगाएंगे आप डेट। ही कैन नॉट वॉक इजीली, नेक्स्ट सेंटेंस को एज इट इज लिख देंगे आप, इसमें बिना परिवर्तन किए हुए, कैन नॉट वॉक इजीली। अब इसका मतलब होता है इतना कि, तो मोहित इतना कमज़ोर है कि वह आसानी से नहीं चल सकता। सिर्फ वेरी जहाँ पर आपको सो लगाना और फुल स्टॉप की जहाँ पर डेट लगाना। ये कंप्लीट हो गया। आई डिड माई वर्क ऑन टाइम, मैंने अपना कार्य समय पे किया। चेंज इनटू नेगेटिव, आपको इसको नेगेटिव में बदलना है। अब आप यहाँ इसको देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। तो आप सभी को बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट
इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जो पहला वाला होता है ना, अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो पहला वाला अफर्मेटिव होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। अगर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो इसके बाद मेन वर्ब आनी चाहिए, जो कि है नहीं। इसका मतलब ये क्या है, आपकी मेन वर्ब यही है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्योंकि अगर ये मान लो हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद क्या होनी चाहिए, मेन वर्ब होनी चाहिए। क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप सभी जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, इसका मतलब यही आपकी मेन वर्ब है। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको नेगेटिव में बदलना है। तो आपको यहाँ पर आई लिखना है। हेल्पिंग वर्ब आपको खुद से याद होनी चाहिए, क्योंकि ये वर्ब कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आती है। तो यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी। इसके बाद में ये अपने मेन रूप में आ जाएगा वापस डू में। तो डू तो आएगा, लेकिन आपको बनाना कैसा है, नेगेटिव। तो आप लगाएंगे नॉट, और उस वाले डेट का क्या बन जाएगा, डू। आई डिड नॉट डू वर्क ऑन टाइम। एक तो ये तरीका है कि आप उसको पहचानने की मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, या फिर एक तरीका है अगर आपको नेगेटिव बनाने को कहा जाए और यहाँ पर आपको क्या दिखे, डिड दिखे, डू दिखे या डज दिखे। कहाँ पर दिखे, यहाँ पर। तो फिर आपको क्या करना है, इनके आगे आपको नॉट डू लगाना है। क्या लगाना है, नॉट डू। जैसे कि यहाँ पर डिड दिखा था तो डिड लिख दिया और नॉट डू। ये शॉर्टकट तरीका है, लेकिन समझना जरूरी है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। अगर ये तीनों आपको दिखे यहाँ पर और आपको नेगेटिव बनाने को कहा जाए तो आप इन तीनों में से किसी के भी आगे नॉट डू लगा सकते हैं, तो आपका डायरेक्ट सेव हो जाएगा। अमित एड ऑल द स्वीट्स चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पर देखिए, ईट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है एट, ईट एट ईटन। तो जो सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वही पास्ट इंडेफिनिट में आती है, अभी हमने बनाया। तो इसको आपको इंट्रोगेटिव एंड प्रश्नवाचक बनाना है। तो प्रश्नवाचक बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे रखना होता है, और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। फिर डिड के बाद आप लिखेंगे अमित, देन एट का वापस से मेन रूप आ जाएगा, ये बेस फॉर्म आ जाती है वापस, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो एट का हमने वापस क्या कर दिया, ईट। डिड अमित ईट आर द स्वीट्स, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। अगला देखिए, इफ़ यू रन फास्ट यू कैन कैच योर बस। यदि तुम तेज़ दौड़ते हो तो तुम अपनी बस पकड़ सकते हो। आपको यहाँ पर अनलेस लगाना है, किसकी जगह पर, इफ़ की जगह पर। इफ़ का मतलब होता है यदि, और आपको लगाना है अनलेस, और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। जब आप अनलेस लगाते हैं इफ़ की जगह पर तो अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए सेंटेंस का, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मान लो मैं यहाँ पर इफ़ की जगह पर लगा देता हूँ अनलेस। पहले सबको हटा देते हैं, यहाँ पर हम लगा देते हैं अनलेस, अनलेस, और इसको हमने हटा दिया। अनलेस यू रन फास्ट यू कैन कैच योर बस। यदि तुम तेज़ नहीं दौड़ते हो, कहा है कि यदि तुम तेज़ नहीं दौड़ते हो तो तुम बस पकड़ सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब होता है यदि तुम बस पकड़ते हो तो यदि तुम तेज़ दौड़ते हो तुम बस पकड़ सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि यदि तुम तेज़ नहीं दौड़ते हो तो भी तुम बस पकड़ सकते हो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें ऐसा पॉसिबल करने के लिए कि यदि तुम तेज़ नहीं दौड़ते हो तो तुम बस पकड़ नहीं सकते, तो आपको यहाँ पर नोट लगाना पड़ेगा। तो आपका सेंटेंस अब बन जाएगा ये, अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच द बस। यदि तुम तेज़ नहीं दौड़ते हो तो तुम बस पकड़ नहीं सकते, और इसका मतलब होता है यदि तुम तेज़ दौड़ते हो तुम बस पकड़ सकते हो। तो अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ है, मतलब चेंज तो हुआ है सेंटेंस, लेकिन सही कंटेक्स्ट में चेंज हुआ है कि नहीं दौड़ते तेज़ तो नहीं पकड़ सकते। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, कैन नॉट लगाना नहीं चाहते तो यू कैन, फिर आप बस को क्या करेंगे, लॉस्ट कर देंगे, आप उसको खो देंगे। तो फिर आपको यहाँ पर कैच की जगह कुछ और लगाना पड़ेगा। नोट लगाना नहीं चाहते, लेकिन अभी नोट लगा के बनाओ आप, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। तो नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन है, रवि इज माई कजिन। रवि जो है मेरा कजिन है, ही इज सीटिंग एट द लास्ट बेंच, जो कि लास्ट बेंच पर बैठ रहा है। कंबाइन द सेंटेंस इनटू रिलेटिव क्लास। रिलेटिव क्लास का जो है आपको यूज करके दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है। एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है। रिलेटिव क्लास का मतलब होता है संबंध बताने वाली क्लास। संबंध बताने के लिए आपको हु, विच, वर, हुज, होम,
इनका यूज़ करना होता है। आप यहाँ जानते हैं कि रवि जो है वो लिविंग पर्सन है, यानी जिसमें जान है, नॉन लिविंग है नहीं, तो लिविंग के लिए हम यूज करेंगे हु। अगर रवि की जगह कोई गार्डन होता या कोई फ्लावर होता तो हम लगाते विच, क्योंकि ये नॉन लिविंग के लिए आता है और ये लिविंग के लिए आता है। ये मतलब देता है जो या जिसे, मतलब ये दोनों यही मतलब देते हैं। तो हम इसको कैसे जोड़ सकते हैं? तो हम इसको ऐसे जोड़ सकते हैं कि रवि इज माई कजिन, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। रवि मेरा कजिन है जो कि लास्ट बेंच पर बैठा हुआ है, या फिर रवि जो कि लास्ट बेंच पर बैठा हुआ है वह मेरा कजिन है। मैं दो तरीके से इसको जोड़ सकता हूँ, तो मैं दो ही तरीके से इसको बना सकता हूँ। तो आप इसको कैसे बनाएंगे? पहला जो आपका तरीका हो गया, रवि इज माई कजिन। रवि मेरा कजिन है जो कि लास्ट बेंच पर बैठा हुआ है। हु, इसको हटा देंगे, हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। एक और सा तरीका ये रहेगा कि रवि हु इज सिटिंग, यानी आपको रवि लिखना है, फिर लिखना है हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच इज माई कजिन। ये दो तरीके से आप बना सकते हैं, दोनों ही सही रहेंगे। चिल्ड्रन रीड बुक्स, इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो आप बुक को पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये सेंटेंस या टेंस कौन सा है।